नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है कि इसमें पूछा गया है यदि हम कॉम को अपने हेयर में रब करते हैं, अपने सर में ऐसे रगड़ देते हैं, तो वो पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करता है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो पहले इस बात को हमें जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, जब हमारे पास ये कॉम है, मान लीजिए ये कॉम है इस तरीके से, और जब इसको रब किया जाता है, इसको जब रब किया जाता है तो इस कॉम में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं और इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मैं मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, रगड़ने से, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब भी इनको पेपर बिट्स के पास रखा जाता है, मान लीजिए पेपर बिट है, पन्ने का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, तो कागज के टुकड़े के जब इनको पास लाया जाता है तो कागज का टुकड़ा तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ रह जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कागज का टुकड़ा बना रहे हैं। तो नेट देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस कोने पे पॉजिटिव चार्ज, इस कोने पे नेगेटिव चार्ज, तो नेट हमें अट्रैक्शन हमें मिलता है, नेट अट्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब हम गीले बालों में यदि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो गीले बालों से क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो यहां से जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, इस कंघे पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो भी कम हो जाता है यदि जो है वेट हेयर है। यदि गीले बाल हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, पॉजिटिव चार्ज कम आएगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन का मतलब बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेट होना वो है, तो जितना कम पॉजिटिव उतना ही कम यहाँ पे पोलराइजेशन, जितना कम पोलराइजेशन उतना ही कम अट्रैक्शन फोर्स वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यदि गीले बालों से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत ही कम और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा इस कॉम में और इस कागज के टुकड़ों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि जो ऑर्डिनरी रबर होता है वो इंसुलेटर होता है, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड ऑफ स्लाइटली कंडक्टिंग, ये क्यों होता है। और दूसरा पार्ट है व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल पेट्रोल, डीजल वगैरह मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। तो ये होता है, देखिए एयरक्राफ्ट जो है वो जब उनमें जो व्हील्स होते हैं उनका इस्तेमाल कब कब होता है, एक तो टेक ऑफ के समय और एक लैंडिंग के समय उन एयरक्राफ्ट के व्हील का इस्तेमाल होता है। तो जब भी एयरक्राफ्ट के व्हील इस ग्राउंड से टकराते हैं, ग्राउंड से टच होते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, बहुत सारा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन यदि आप जानते हैं, पढ़ा है, तो काइनेटिक, स्टैटिक, रोलिंग सब तरह के फ्रिक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर आ जाता है। तो उस चार्ज की वजह से यदि इस मान लीजिए गलती से ये चार्ज कोई टच कर लेता है, मान लीजिए कोई इस चार्ज को टच कर लेता है, तो क्योंकि इसका जो पैर है, इस बंदे का जो पैर है वो ग्राउंड से अटैच्ड है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो कर जाता है और चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो यदि एयरक्राफ्ट के व्हील पे यदि चार्ज आ गया तो कोई इसको टच करे कंडक्टिंग मटेरियल की हेल्प से, तो उसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है और मर सकता है कोई आदमी। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या किया जाता है कि इस व्हील को थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। इसमें जो टायर इस्तेमाल होते हैं उनको कंडक्टिंग बनाया जाता है। कंडक्टिंग से फायदा क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल से फायदा ये होता है कि ये जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये धीरे धीरे कंडक्ट हो जाता है पूरी बॉडी में, तो जिससे जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है यदि इसको टच भी करेगा
तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना बिना कंडक्टिंग टायर के होता। ऐसे ही जो ट्रक होते हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल भरा जाता है, तो उन जैसे मान लीजिए ट्रक है इस तरीके से, ये ट्रक के पहिए हैं और यहाँ पे लिखा है स्टॉप डिपर प्लीज, ऐसा कुछ लिखा होता है। ये ट्रक के पहिए हैं और इसमें पेट्रोल है, मान लीजिए पेट्रोल। तो क्या करते हैं ये कि एक मेटल की चेन जो है यहाँ से बांध देते हैं जो ज़मीन से टच हो रही होती है। तो जब भी मान लीजिए फ्रिक्शन से इस टैंकर के ऊपर, इस ट्रक के ऊपर यदि चार्ज आ जाता है, तो क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है ये चेन, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके ग्राउंड के अंदर चला जाता है, बिकॉज ग्राउंड का पोटेंशियल है 0 और यहाँ का पोटेंशियल यदि पॉजिटिव हो गया तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर सकता है। चार्ज को फ्लो करने की जगह बेसिकली हमने बनाई है, चार्ज को पास होने का रास्ता हमने यहाँ पे बनाया है। यदि चार्ज को फ्लो नहीं करवाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे ढेर सारा चार्ज हो जाए और ढेर सारे चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो सकता है इस टैंकर के अंदर और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि एक बर्ड जो है, एक चिड़िया जो है, वो एक तार के ऊपर बैठती है। ये मान लीजिए एक लाइव वायर है, लाइव वायर है और यहाँ पर यदि कोई चिड़िया यदि बैठती है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है? करंट क्यों नहीं लगता है? बिकॉज यहाँ का जो पोटेंशियल है, देखिए चिड़िया के जो पैर होते हैं वो बहुत ही, उनके बीच में सेपरेशन बहुत कम होता है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है। तो बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं। पोटेंशियल जो है दोनों तरफ बराबर रहते हैं, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी चार्ज इस बर्ड के थ्रू पास नहीं होता है। कोई भी चार्ज बर्ड के थ्रू पास नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कोई भी करंट इस बर्ड के थ्रू नहीं जाता है और ये बर्ड जो है नहीं मरती है। यदि मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, कभी पक्षी के पैर इतने बड़े हो जाएं, 1 किलोमीटर लंबे पैर हैं इसके, एक पैर इधर एक पैर 1 किलोमीटर दूर, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है इनके पैरों के बीच में, तब करंट से मौत हो सकती है। लेकिन पैर बेचारे, चिड़िया के पैर कितने से होते हैं, छोटे छोटे से पैर हैं बेचारे, अब उनके बीच में जो है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है और हम कह सकते हैं कि चिड़िया जो है अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन है d के बराबर। d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाता है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस जो है वो 3d/4 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस जो है इसका वो 3d/4 है, 3d/4। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो कैपेसिटेंस है, इस नए सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, नए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द अबव कैपेसिटर, the above capacitor can be treated as the combination
एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। तो देखिए मैं इस कैपेसिटर को मान सकता हूं कि ये दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगे हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज। दो सीरीज में कैपेसिटर रखे हैं ऐसा मैंने मान लिया, तो ये दो कैपेसिटर ऐसे हो जाएंगे बेटा, एक कैपेसिटर ऐसा और एक कैपेसिटर ऐसा। इस कैपेसिटर में K लगा है, इस कैपेसिटर में कोई नहीं है, एयर है। यहाँ पे जो है सेपरेशन वो D3D/4 के बराबर है, यहाँ जो सेपरेशन है वो D/4 के बराबर है। ये 3D/4 में K भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और D/4 जो थिकनेस है उसमें एयर भरी हुई है। तो मैंने मान लिया इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है, इसका कैपेसिटेंस है C2, और C1 C2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। यदि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मुझे इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो देखिए भैया क्या करें कि हमने इसको बांटा है दो कैपेसिटर में जिनका थिकनेस अलग अलग है, जिनका प्लेट सेपरेशन अलग अलग है, लेकिन एरिया अभी भी सेम है। इसका एरिया अभी भी A है, इन प्लेट्स का एरिया अभी भी A है। एरिया को चेंज नहीं किया है, बस थिकनेस को हमने चेंज किया है, तो हमने कैपेसिटर मान लिया। तो भाई C1 जो है कितना हो जाएगा, C1 का फॉर्मूला हो जाएगा Ka(ε0) डिवाइडेड बाई D कितना है 3D/4। जो C2 है इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, ये आ जाएगा आपके पास 4/3 Ka(ε0) और C2 जो है बेटा C2 ये बन जाएगा आपके पास A(ε0) डिवाइडेड बाय D/4, तो बन जाएगा 4A(ε0) अब सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आप जानते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आप C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपको मिलेगा 4/3 K इंटू 4A(ε0) का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, यानी कि A(ε0) और यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस 4K/3 प्लस 4। ये आपको मिलने वाला है रिजल्ट। अब A(ε0) से एक पावर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे 16K/3 ऊपर आएगा A(ε0) और डिवाइड में आपको मिलेगा 4/3 और आपको मिलेगा कॉमन लेंगे तो 3 + 1 4K+3 ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो 3 से आप 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स Ka(ε0) अपॉन K+3 और सजा लेंगे जी 4K/K+3 इंटू A(ε0) डिवाइडेड बाई D। ये हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट का वैल्यू। C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा इसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.6 और इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है कि एक डायपोल है और उस डायपोल को रखा गया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सडनली चेंज कर दी जाती है 60 डिग्री से। तो हम जानते हैं कि डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस डायपोल को फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो ट्राई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का। उसका स्टेबल पोजीशन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है कि वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं कैसे भी करके, यही उसकी कोशिश रहती है जिंदगी भर। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है, गिवन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में और आप जानते हैं कि डायपोल के अंदर एक -q और +q चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और -q से +q की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब इस डायपोल मोमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे था, पहले से था इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में।
तो डायपोल को कोई टेंशन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायपोल भी ऐसे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये डायपोल जो है ये रखा हुआ है। अब किसी को मची चुल और उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उन्होंने सडनली चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को 60 डिग्री से चेंज कर दिया और नया इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो गया इस तरह से। नया इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो चुका है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब 60 डिग्री एंगल बनाता है इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। तो डायपोल क्या चाहता है? डायपोल चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं। तो डायपोल क्या ट्राई करेगा? डायपोल ट्राई करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, और डायपोल क्योंकि फ्री है, फ्री टू मूव है, फ्री टू रोटेट है, तो ये डायपोल जो है इस तरीके से फाइनली अलाइन हो जाता है। फाइनली अलाइन ऐसे हो जाता है। यदि इसका रीजन आप जानना चाहते हैं कि क्यों डायपोल ऐसा करता है, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस डायपोल पर लगने वाले फोर्सेस को देख सकते हैं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे कि यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, और यहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स लगेगा F = Q × E, और इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा इस तरफ Q × E। तो देखिए एक डायपोल है, इस तरीके से रखा है, यहां से उसको ऐसे खींचा जा रहा है, यहां से उसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में ये जो डायपोल है ये ऐसे अलाइन हो जाता है, ऐसे अलाइन हो जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको इनिशियल मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं मैं इनिशियल पोजीशन, और इसको मान लेता हूं मैं फाइनल पोजीशन या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले डायपोल मोमेंट का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से था 60 डिग्री के बराबर, और डायपोल मोमेंट का एंगल अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना हो चुका है? 0 डिग्री के बराबर। 0 डिग्री के बराबर एंगल यहां पर हो चुका है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल मोमेंट रखा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -PE cos थीटा के बराबर। U = -PE cos थीटा के बराबर होता है यदि डायपोल मोमेंट P वाला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा बनाते हुए रखा जाता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा के बराबर होता है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा -PE cos 60 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा, cos 60 होता है 1/2, तो ये मिलेगा -1/2 इंटू डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगा -PE cos थीटा 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलता है -PE cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलता है -PE के बराबर। अब दोस्तों ये बताइए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा है? यदि मैं आपसे पूछूं कि -12 और -1 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो झट से बता देंगे भाई ये ज्यादा है, ये कम है, बिकॉज माइनस में हम गिनती गिन रहे हैं। तो इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है। पहले ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ये गई कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ? ये पोटेंशियल एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे as we can see potential energy is decreasing and converting into heat। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आ रही है ये हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो मैं लिख सकता हूं for one molecule। देखिए बेटा
ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये एक डायपोल का है। एक डायपोल का मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखना चाहिए मुझे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो ज्यादा है, मैं इससे कम माइनस करेंगे तभी हमें लॉस पता चलेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE/2 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE। तो आपको ये मिल जाएगा माइनस PE/2 प्लस PE, तो आ जाएगा आपके पास लॉस P इंटू E/2। अब P और E की वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे फॉर वन मॉलिक्यूल, तो आपको मिलेगा बेटा फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए जो हीट प्रोड्यूस्ड है, हीट प्रोड्यूस्ड वो किसके बराबर है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE/2। P की वैल्यू देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, P की वैल्यू दी है 10⁻⁻29, 10⁻⁻29। E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻23। ये आपको मिलेगा, आप इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 5 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये एनर्जी है, ये एक मॉलिक्यूल की वजह से, एक मॉलिक्यूल के अलाइनमेंट की वजह से इतना हीट निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मोल सब्सटेंस के लिए कितना हीट हमें मिलने वाला है, तो हम लिखेंगे फॉर वन मोल हीट रिलीज्ड, हीट इज इक्वल टू, बेटा आप जानते हैं कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल का हीट कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 3 जूल आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो इस एक मोल ऑफ सब्सटेंस से हमें 3 जूल के बराबर हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं।